अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटिस्टा इन फंजाई चैप्टर से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये वो ग्रुप है जिसमें हमारे पास मेजर कैरेक्टर एनिमल्स के होंगे और स्मॉल कैरेक्टर्स प्लांट्स के होंगे। माइनर कैरेक्टर्स प्लांट्स और फंजाई के होंगे। Major characters will be of animals. So let's see, today's topic is about animal-like protists. Animal-like protists वो हैं जिसमें animals के major characters हैं। ये animal-like तो हैं लेकिन ये animals नहीं हैं। They are animal-like but they are not animal. हम स्टार्ट करते हैं कि the kingdom, this subkingdom can be categorized, the whole kingdom Protista can be categorized into three. हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसको हम सब क्लासीफाई करेंगे इनटू 4 फर्दर क्लासेस। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर प्रोटोजोआ। पुराने जमाने में इसका जो ओल्ड नेम है वो प्रोटोजोआ था। जब ये एनिमेलिया में रखा गया था तो एनिमेलिया में इसको प्रोटोजोआ के नाम से रखा गया था। प्रोटो मीन इनिशियल, जो मीन एनिमल्स, बट नाउ दे आर कॉल्ड एनिमल लाइक। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर बट दे विल बी यूकैरियोट्स। ठीक है कि ये यूनिसेलुलर हैं बट दे आर यूकैरियोट्स। इनमें तमाम ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विद अबाउट 50,000 स्पीशीज। इसके तकरीबन 50,000 स्पीशीज आपको मिलेंगी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। जो ऑर्गेनिज्म जितना सिंपल होगा उनकी तादाद उतनी ज्यादा होगी। दे आर आइदर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं रहते, उस पर डिपेंड नहीं करते, आर पैरासाइट या पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट मीन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या बॉडी के अंदर जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। फ्री लिविंग में सिम्बायोटिक हो सकते हैं या सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइट, स्कैवेंजर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इन वेरी फेमस ह्यूमन डिजीज, और मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस काज करती हैं, जिस तरह मलेरिया, प्लाज्मोडियम इसका एक बड़ा मेंबर है। अभी हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो डिजीज काजेंगे। ये इसकी सब क्लासिफिकेशन है कि प्रोटोजोआ और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू द मेन ग्रुप्स। व्हाट आर द मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट? द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज zooflagellates, which is also called kinetoplastids. फर्स्ट ग्रुप के दो नाम हैं, zooflagellates और kinetoplastids। अब आप इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि क्या इनमें से सवाल होगा, नो, क्योंकि एनिमल लाइक है। क्या ये फोटोसिंथेटिक है? नो। ये तीन बातें इन सब में मौजूद हैं कि ये यूकैरियोट है, सेलवाल नहीं है, और हेटेरोट्रॉपिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। सेकेंड ग्रुप इज सार्कोडिना, which is also called amoeba. Third group is ciliates, and the last group is sporozoa or apicomplex. जो फर्स्ट ग्रुप है zooflagellates या kinetoplastids, इनमें लोकोमोशन फ्लैजेला के थ्रू होती है। They have locomotory structure and the locomotory structure is called flagella. ये फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी एग्जांपल ट्राइपेनासोमा, साथ में टर्माइट और साथ में ट्रैकोनिम्फ एटसेट्रा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी 1 बाय 1 इनको। सेकेंड इज सार्कोडिना व्हिच इज कॉल्ड अमेबा। इनमें लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू नहीं होती, सूडोपोडिया के थ्रू होती है। इसके एग्जांपल अमेबा है, एंट अमेबा, हिस्टोलाइटिका है,
और फोरामिनीफेरा है। थर्ड ग्रुप इज सिलिएट्स। अब नाम आपको बता रहे हैं कि अगर ये सिलिएट्स हैं तो इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स सिलिया हैं। दे लोकोमोट थ्रू सिलिया विच आर शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। पैरामीशियम इज द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ सिलिएट्स। स्पोरोजोन एपीकम्प्लेक्स नॉन मोटाइल है, ना इनमें सिलिया है, ना फ्लैजिला है, ना सूडोपोडिया है। इसकी एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, जो मलेरिया काज करता है। ये सब क्लासिफिकेशन है जनाब किसका? ये सब क्लासिफिकेशन है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। सो लेट्स सी, ज़ूफ्लैजिलेट्स और काइनेटोप्लास्टिड्स और मिस्टिगोफोरा, ये इसकी अल्टरनेट नेम्स है, सब एक ही मतलब है। These unicellular organisms have one or more flagella for locomotion। जिस तरह हमने पहले कहा कि इनमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो हैं they are flagella। Flagella can be one or can be more than one। They are either free living, फ्री लिविंग में ये पैरासाइट नहीं होंगे, सर्कोमोनस इसके मेंबर है, या पैरासाइट्स होंगे जिसका मेंबर ट्राइपेनासोमा और गियार्डिया है। ट्राइपेनासोमा स्लीपिंग डिजीज काज करती है, स्लीपिंग सिकनेस, और ये जो गार्डिया है ये नर्वस डिजीज काज करती है ह्यूमन में, नर्वस डिजीजेस। ट्रैकोनिम्फ is the symbiotic form and live in the intestine of termite। ट्रैकोनिम्फ इसका तीसरा मेंबर है जो कि टर्माइट की बॉडी में रहता है और दोनों के बीच में सिम्बायोसिस होती है। अब इनको, ये इनके मेंबर से, इनको अब हम डिस्कस करते हैं। गार्डिया lives in the intestine of the host and causes inflammation, diarrhea as well as abdominal pain among the types of symptoms, और काज करती है नर्वस डिसऑर्डर्स। इसी तरह बाकी जो दो मेंबर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो ट्राइपेनासोमा है। दिस इज ट्राइपेनासोमा। ये जो पिक्चर है ये ट्राइपेनासोमा की है। ट्राइपेनासोमा क्या काज करती है? ये इंसोम्निया काज करती है। इंसोम्निया, नींद में जो लोग बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनकी डिस्टर्ब नींद होती है, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, इसको इंसोम्निया भी कहते हैं, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज भी कहते हैं, इसको गैम्बियन डिजीज भी कहते हैं। इनमें से जो भी नाम लिखा हो इसका यही इंसोम्निया मतलब है। गैम्बियन डिजीज, नींद में चलना फिरना, बोलना, इधर उधर आगे पीछे जाना, ये ट्राइपेनासोमा काज करती है अगर पानी के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाए, स्टमक में रहे, इंटेस्टाइन में जाए या ब्लड में जाए, तो ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। टर्माइट और ट्रेम्बोनिम्फ ये भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये ट्रैकोनिम्फ जो है ये भी आपने याद रखने, इसमें एक एमसीक्यूज है जो कई बार आ चुका है। ट्रैकोनिम्फ ऑर्गेनिज्म है, इट हैज सेलुलेज एंजाइम, इट हैज सेलुलेज एंजाइम। इसमें बड़ी कमाल की एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम है सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलेज एंजाइम में ये खूबी है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। अब अगर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है तो टर्माइट को इसकी बड़ी शदीद जरूरत है, क्योंकि टर्माइट वोट खाता है, दीमक। टर्माइट मीन दीमक, जो लकड़ियां खाता है। अब वो लकड़ी तो प्लांट है, वो प्लांट की सेल की तमाम चीजें डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिस तरह ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता।
तो वो अपने पास हमेशा रखते हैं किसको? टर्माइट हमेशा रखता है ट्रैकोनिम्फ को, और ट्रैकोनिम्फ उसके लिए सेलुलोज डाइजेस्ट करके देता है। अब टर्माइट को सेलुलोज डाइजेशन का फायदा हुआ है, और ट्रैकोनिम्फ को क्या फायदा हुआ है? ट्रैकोनिम्फ को घर मिल गया है, खाना मिल गया है, सब कुछ फ्री उसको मिल गया है। इस किस्म की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, और सिम्बायोसिस की सब क्लासिफिकेशन में म्यूचुअलिज्म कहते हैं, क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा है। ये फर्स्ट ग्रुप है। आप इसका रटा कैसे लगाओगे? ज़ूफ्लैजिलेट्स में जो टी है, मिस्टिकोफोरा में जो टी है, और काइनेटोप्लास्टिड्स में जो टी है, इसके तमाम मेंबर्स भी टी से शुरू होते हैं। ट्राइपेनासोमा, ट्रैकोनिम्फ, टर्माइट्स एक्सेप्ट गियार्डिया, ये तमाम के तमाम टी से स्टार्ट होते हैं, और ये तमाम के तमाम फर्स्ट ग्रुप ज़ूफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स हैं। सेकेंड इज अमेबा सर्कोडिना, जिसको आप बचपन से जानते हैं कि अमेबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया की दो प्रॉपर्टीज होंगी, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होंगे, दे आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, बनते हैं और खत्म होते हैं। जिस तरह बॉइलिंग वाटर के ऊपर बबल्स, तो बबल्स बनेंगे और टूटेंगे, बनेंगे और टूटेंगे। अब चूंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़ा बना है, नेक्स्ट छोटा बन सकता है, ये छोटा है बड़ा बन सकता है। इस तरह इर्रेगुलर शेप होती है अमीबा की। अमीबा हैज नो फिक्स्ड शेप, नो रेगुलर शेप, and change in shape is because of pseudopodia. Amoeba have soft, shapeless body. Why this is shapeless? Because of locomotor structure pseudopodia. अब अमीबा में कुछ मेंबर्स हैं, they move with the help of finger-like projections called the pseudopodia. Pseudopodia are the means of locomotion as well as food capturing. ये फूड भी इसी से खाती हैं। कैसे खाती हैं? ये एक फूड पार्टिकल है, अमीबा आ जाता है, सूडोपोडिया इस तरफ इंक्रीज कर लेते हैं लेंथ में, कुछ इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सूडोपोडिया का साइज और इंक्रीज कर लेता है, और ये दीवार आपस में मिल जाते हैं, और ये जो मटेरियल है ये अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ये उसको इनगल्फ कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। Pseudopodia are the means of locomotion as well as food capturing. Amoeba may be free living or as a parasites of animals and humans. अगर बॉडी में चला जाए तो डाइसेंट्री काज करता है, फीडिंग करता है, पैरासाइट की तरह फंक्शन करता है। अगर ना हो तो पानी में डेड लीव्स पे और रोटन लीव्स पे और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है और जिंदा रहते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासाइटिक फंक्शन भी कर सकते हैं। अमीबा प्रोटियस इज फ्री लिविंग एंड एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज पैरासिटिक फॉर्म ऑफ अमीबा काजिंग डायसेंट्री इन ह्यूमन। जो फ्री लिविंग है उनको हम अमीबा प्रोटियस कहते हैं। इसके ऊपर कोई नो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इस सेल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये जो हिस्टोलाइटिका है इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर। इस वजह से ये बॉडी के अंदर जाके जिंदा रह सकती है और इम्यून पावर से खुद को बचा सकती है। इसके कुछ मेंबर्स हैं फोरामिनिफेरा, ये ऐसे मेंबर थे जिसके ऊपर शेल होते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं बल्कि बाकायदा ये शेल में बंद होते हैं। सूडोपोडिया शेल से निकलते हैं। फोरामिनिफेरा होल बियरर और शेल्ड अमेबा, इनका शेल बड़ा
यूजफुल है। द शेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये शेल खत्म नहीं होते, शेल कैन नॉट डिकम्पोज, शेल्स कैन नॉट डिकम्पोज। इनके शेल डिकम्पोज नहीं होते, खत्म नहीं होते, जमीन में पड़े रहते हैं। तो ये जमीन की एज जो हम, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की एज देखते हैं कि ये जमीन कितनी पुरानी है, ये लेयर्स कब बनी है, कितने हजार साल पहले बनी है, तो उसमें असल में मौजूद होते हैं फोरामिनिफेरा के शेल्स। तो ये क्या है, हम कहते हैं कि दे माइक्रोस्कोपिक होल्स इन देयर शेल्स थ्रू विच देयर सूडोपोडिया कम आउट फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड लोकोमोशन। इनमें स्पेसेस होती हैं, पोर्स होती हैं, और उन पोर्स के थ्रू ये लोकोमोट कर सकते हैं, ये फूड पकड़ सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये पी सकते हैं। और जब ये मर जाएं तो इनके शेल्स बड़े काम आते हैं। फॉर द जियोलॉजिकल एज दे आर मोस्टली मेरीन एंड फ्री लिविंग। देयर फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जिसको हम जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ कहते हैं। हम कहते हैं कि फोरामिनिफेरा शेल्स, फोरामिन मीन ओपनिंग होल, फोरामिनिफेरा शेल टेल अस अबाउट जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ। तो ये जो जियोलॉजी है और ये जो आर्कियोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इनके शेल्स को, और वो ज़मीन की एज और उसकी हिस्ट्री मालूम करते हैं विद हेल्प ऑफ फोरामिनिफेरा शेल्स। और क्यों वो इतने ज़्यादा अरसा पड़े रहते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट है। जिस तरह हमारे बोन्स और टीथ, लोग कब्र में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनके टीथ और उनकी जो बोन्स है वो पड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। थर्ड ग्रुप इज एपी कम्प्लेक्स, जिसको हम स्पोरोजोआ कहते हैं। इसका मेंबर है प्लाज्मोडियम, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। इनमें ना फ्लैजेला है और ना ही सूडोपोडिया है, तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकती। हम कहते हैं कि एपी कम्प्लेक्स आर दी पैरासिटिक प्रोटिस्ट। एपी कम्प्लेक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स which secrete enzymes that help in the entry of the parasite into the host cell. एपी कम्प्लेक्स में ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और वो ऐसे सिक्रीशन कर सकते हैं जिनके थ्रू ये होस्ट की बॉडी में इंटर हो सकते हैं। एंजाइम्स कैन हेल्प टू डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकती है और होस्ट की बॉडी के किसी भी सेल में अंदर जाके सरवाइव कर सकती है। और ये भी याद रखें कि दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हम सिसाइल कहते हैं, क्योंकि इनमें ना सूडोपोडिया है ना इनमें फ्लैजिला है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपके कोर्स में इंक्लूड है कि प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोआ which is carried by female Anopheles mosquito, जो पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक लेवल पे कि फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलिस फैमिली का, वाइवेक्स और फेल्सिफरम। ये तीन ग्रुप इसको काज कर सकती है। आप एक्स्ट्रा याद रखें कि तीन किस्म के, एक तो एनोफिलिस, एक वाइवेक्स और एक फेल्सिफरम। इनमें सबसे डेंजरस जो है, जो सबसे खतरनाक है, वो फेल्सिफरम है, और सबसे जो कॉमन है वो एनोफिलिस वाली है, मोस्ट कॉमन। क्योंकि ये जो फेल्सिफरम है ये बहुत ज़्यादा डीप इंजेक्शन लगाती है, बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा नंबर में इंजेक्ट करती है प्लाज्मोडियम को, तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। ये 3 या 4 दिनों से काम नहीं चलेगा, और एनोफिलिस जो है वो 3-4 दिनों के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है, क्विनीन खाने से ठीक हो जाती है। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है
वो इनकम्प्लीट होती है। ये दो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। एक होस्ट इसका ह्यूमन है और एक होस्ट इसका मॉस्किटो है। तो लाइफ साइकिल आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनका लाइफ साइकिल है जो आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, तो हम पहले इसको सिंपली समझने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं टुवर्ड्स दिस लाइफ साइकिल। तो हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल आपको पता है कि साइकिल मीन्स कि जो जहां से आप स्टार्ट करें उसी जगह आप दोबारा पहुंच जाते हैं। तो ये हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं फीमेल मॉस्किटो की बॉडी, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस या जो भी हो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। उसकी स्टमक या इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन, इसमें होती है मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मतलब स्पर्म एंड ओवम ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके, दोनों के फर्टिलाइजेशन से बन जाता है जनाब जाइगोट। आपने याद रखना है कि जाइगोट को हम oospore कहते हैं, oospore। प्रोटिस्टा फंजाई के चैप्टर में कुछ अजीब व गरीब नाम आएंगे। oospore जाइगोट को कहते हैं, क्योंकि जाइगोट का टर्म नॉर्मली एनिमल्स में यूज होता है, एनिमिलिया में। तो आजकल हम सबको जाइगोट कहते हैं, लेकिन पुरानी नाम oospore है। जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट इनके इमेच्योर बच्चे होते हैं। स्पोरोजोइट्स आर इमेच्योर प्लाज्मोडियम, इनएक्टिव या इमेच्योर प्लाज्मोडियम। ये इनका बचपना है। ये भी याद रखें कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, इट कैन ऑकर्स ओनली इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो किसी शख्स को बाइट कर ले और ये दो गैमेट उसकी बॉडी में इंटर कर ले तो उसको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ये गैमेट्स एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। फीमेल की बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, किसी और जगह फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो आपने याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओनली इन मॉस्किटो, नॉट इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स only in mosquito, not in human। अगर ये मॉस्किटो इस स्टेज पे किसी शख्स को काट ले, बाइट कर ले, और ये मेल और फीमेल गैमेट्स उसकी बॉडी में इंटर कर ले, तो उस शख्स को कुछ नहीं होगा। ही विल नॉट गेट मलेरिया। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फीमेल की बॉडी में जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट माइटोसिस के थ्रू बड़ा हो जाएगा और उससे बन जाएगा एक छोटा बच्चा। उस छोटे बच्चे का नाम है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट मूव्स टू स्लाइवा, स्पोरोजोइट मूव टू स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो। ये मॉस्किटो के स्लाइवा में पहुंच जाएगा। अब फर्ज करें मॉस्किटो ने किसी शख्स को बाइट किया, मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्थी पर्सन, तो क्या हुआ, स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में इंटर हो जाएंगे। अ हेल्थी पर्सन, स्पोरोजोइट उस शख्स की बॉडी में इंटर हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्लाइवा में मौजूद थे। स्पोरोजोइट इंटर्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन, लेकिन अभी भी मलेरिया नहीं होगा। स्पोरोजोइट्स इंटर इनटू ह्यूमन ब्लड, इनटू ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में पहुंचकर ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी इमेच्योर प्लाज्मोडियम है। हमने स्पोरोजोइट का नाम रखा था इमेच्योर प्लाज्मोडियम। ये अभी इमेच्योर है। ये क्या करेंगे,
मूव्स टू लीवर, ये लीवर में जाने की कोशिश करेंगे। लीवर में ग्लाइकोजन है, फूड है, तो हम इसके सामने लिख लेते हैं कि स्पोरोजोआइट मैच्योर्स इनटू मीरोजोआइट्स। मीरोजोआइट इसकी सेकेंड लाइफ साइकिल का सेकेंड स्टेज है। स्पोरोजोआइट्स मैच्योर्स इनटू मीरोजोआइट्स इन लीवर। लीवर के अंदर ये फैसिलिटी है कि लीवर के अंदर ये जो बच्चे थे ये वहां बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। अब ये आरबीसीज को किल कर सकती हैं, अब ये मलेरिया काज कर सकती है। सो स्पोरोजोआइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीरोजोआइट। अब मीरोजोआइट्स क्या करेंगे, मीरोजोआइट्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। ये 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। मीरोजोआइट्स विल डिफरेंशिएट इनटू 3 टाइप्स। एक गेमीट्स वापस गेमीट बना लेंगे। अब गेमीट्स बन गए इनसाइड द ह्यूमन ब्लड, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। अब ये गेमीट्स इंतजार कर रहे हैं फिर किसी मॉस्किटो का, कि कोई और मॉस्किटो आए, इस शख्स को बाइट करे और ये गेमीट उसकी बॉडी में जाए और वहां फर्टिलाइजेशन करें और नए बच्चे पैदा करें। ये गेमीट्स बन जाएंगे। सेकंड बन जाएंगे इन्फेक्शियस मीरोजोआइट्स। इन्फेक्शियस मीरोजोआइट्स अब ये और खतरनाक हो जाएंगे। और थर्ड बनाएंगे स्काइफोजोआइट्स। या इंसिस्टेड जोआइट्स। इंसिस्टेड जोआइट्स। ये जो स्काइफोजोआइट्स हैं या इंसिस्टेड जोआइट्स हैं, इन्होंने खुद को एक सिस्ट में बंद कर दिया, क्योंकि इसको पता है कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। तो कुछ फौजियों को आराम से बिठा देते हैं, छुपा देते हैं, और कुछ फौजी जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ लड़ना शुरू कर लेते हैं। ये जो इन्फेक्शियस जोआइट्स हैं, मीरोजोआइट्स, ये क्या कर लेते हैं, ये स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट किलिंग आरबीसीज। ये आरबीसीज को किल करना स्टार्ट कर लेते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि प्लाज्मोडियम तो आ गया है। आरबीसीज की किलिंग से मलेरिया काज हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर्स व्हेन द इन्फेक्शियस मीरोजोआइट fights against the RBCs and kills the RBCs. The killing of RBC is the indication for immune system कि यहाँ पे पहुंच चुका है प्लाज्मोडियम और इस शख्स को मलेरिया काज हो जाता है। अब ये गेमीट्स जो हैं, ये गेमीट इंतजार कर रहे हैं फिर उसी होस्ट का, उस होस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि फिर आए बाइट ऑफ मॉस्किटो। जब मॉस्किटो इस बीमार को बाइट कर लेगा तो इस बीमार की बॉडी से मॉस्किटो में क्या चले जाएंगे, गेमीट्स, और गेमीट्स पहुंचकर फिर वही कहानी जो हमने स्टार्ट से पढ़ी है वो रिवाइज हो जाएगी। अब इसमें से एमसीक्यूज काफी ज्यादा आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। मीरोजोआइट बनते हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी में, मीरोजोआइट्स नहीं बन सकते मॉस्किटो की बॉडी में। मॉस्किटो की बॉडी में फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जवान नहीं हो सकते। बच्चों की जवानी के लिए जो खुराक चाहिए, जो फूड चाहिए, वो ह्यूमन की लिवर में है। सो मीरोजोआइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ह्यूमन बॉडी। स्पोरोजोआइट्स आपको ह्यूमन बॉडी में भी मिल सकते हैं, मॉस्किटो की बॉडी में भी मिल सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो की बॉडी में पैदा हुए हैं और उन्होंने इंजेक्ट किए ह्यूमन की बॉडी में, तो दोनों जगह पॉसिबल है। लेकिन मीरोजोआइट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में मिलेंगी। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन मॉस्किटो बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में नहीं हो सकती। अब जब मलेरिया स्टार्ट हो जाए और आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम जाग जाते हैं, वो मीरोजोआइट्स को किल करता है, दोनों की जंग शुरू हो जाती है। आपको इंतहाई तेज बुखार और इंतहाई सर्दी लगती है। इस दौरान
आप मेडिसिन लेती हैं और आप कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन ये जो इंसिस्टेड हैं, ये आराम से पड़े हैं, जब इन्फेक्शियस मीरोजोइड ख़त्म हो जाए तो ये दोबारा मलेरिया काज कर लेते हैं। इसलिए मलेरिया का डोज पूरा खाना चाहिए ताकि ये मीरोजोइड जो इन्फेक्शियस है ये भी ख़त्म हो जाए, और ये जो स्काइफोजोइड्स हैं जो कि खामोश बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाए और ये गेमीट्स भी ख़त्म हो जाएं। तो ये इन सब के ख़त्म होने के बाद ये शख्स अब इन्फेक्शियस नहीं रहा, अब इसकी बॉडी से किसी और को प्लाज्मोडियम शिफ्ट नहीं होता। अगर कोई और मस्कीटो आती है और इसको बाइट करती है तो गेमीट्स फिर चले जाएंगे, और इस तरह ह्यूमन और मस्कीटो अल्टरनेट करते जाएंगे और प्लाज्मोडियम के लाइफ स्पेन की डिफरेंट स्टेजेस पूरी होती जाएंगी और ये डिजीज स्प्रेड होती जाएगी। दिस लाइफ साइकिल इज इन योर कोर्स, जो आपने याद रखना है। ये आप देख लें, ये शक्ल है प्लाज्मोडियम की, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ये उसका स्पोरोजोइड शेप है, ये मीरोजोइड शेप है, और ये ओकाइनेट शेप है जो स्टोर फॉर्म में पड़ा है, स्काइफोजोइड्स या ओकाइनेट। अच्छा जी, लास्ट ग्रुप इज सिलिएट्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में फर्स्ट ग्रुप जू फ्लैजेलेट था, सेकंड वाज अमेबा, थर्ड वाज एपिकम्प्लेक्स और प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। द लास्ट ग्रुप इज सिलिएट्स। आपको नाम बता रहे हैं कि ये वो मेंबर्स होंगे जिनमें स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन जो है ना वो फ्लैजेला है, ना वो सोडोपोडिया है, बल्कि सिलिया है। और ये एपिकम्प्लेक्स की तरह सिसाइल भी नहीं, ये मोटाइल हैं। लोकोमोशन इज कैरिड आउट with the help of a large number of short hair-like projections called cilia. Their synchronous beating propels the organism. ये stepwise और एक खास अरेंजमेंट से बीट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को आगे लेके जाते हैं और लोकोमोट करते हैं। Most ciliates are free living, लेकिन कुछ एंडोपैरासाइट्स भी हैं। All ciliates have two types of nuclei. चाहे जितनी भी सिलिएट्स हो उनमें न्यूक्लियस दो होते हैं एक ही जगह। एक न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है और एक न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। तो हम कहते हैं कि दे हैव टू न्यूक्लियाई इन देयर सेल्स। वन इज माइक्रोन्यूक्लियस जो स्मॉल साइज का होता है, और एक मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस जो लार्ज साइज का होता है, लार्जर इन साइज। Micronucleus and macronucleus. Macronucleus is essential for the physiological functions. बड़े न्यूक्लियस का काम रिप्रोडक्शन के अलावा सारे काम हैं। रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी काम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इनको मैक्रोन्यूक्लियस यानी बड़ी न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। जो माइक्रोन्यूक्लियस है, दिस इज specialized for reproduction only. Specialized for reproduction only. ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रखी गई है। ये पिरामिशियम का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया जा रहा है। These are the cilia, that's why they are called ciliates. ये आपको नजर आ रहा है माइक्रोन्यूक्लियस जो बहुत छोटा है, this one. और ये आपको मैक्रोन्यूक्लियस दिखाया जा रहा है। मैक्रोन्यूक्लियस नॉन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, नॉन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कंट्रोल करती हैं, और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये कंट्रोल करती है रिप्रोडक्शन, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ओनली द रिप्रोडक्शन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Paramecium, well-known ciliate, reproduces asexually by binary fission and sexually by conjugation. Conjugation हम पहले भी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया चैप्टर में कि दो ऑर्गेनिज्म मिल लेते हैं, मेम्ब्रेन को फ्यूज कर लेते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बना लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। बैलेंटाइडियम कोलाई इसका दूसरा मेंबर है जो कि एंडोपैरासाइट है। दिस इज द एंडोपैरासाइट of pigs and rates and pigs.
ये आपको उसकी डायग्राम दिखाई गई है। बैलेंटाइनम कोलाई को शॉर्ट फॉर्म में बी कोलाई कहते हैं। तो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, बी कोलाई, लेकिन ये बैलेंटाइनम कोलाई ये सिलिएट है, ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इंटरटेस्ट का पेपर उठाएं 2016 का, आप उठाएं 2016 इंटरटेस्ट का पेपर, ईटा पेपर। आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, इस एक टॉपिक से 7 MCQs थे। फर्स्ट MCQ ये था कि फोरामिनिफेरा के शेल्स किस काम आते हैं, जियोलॉजिकल एज। विच वन इज शेल्ड अमेबा, फोरामिनिफेरा। ट्राइकोनिम हैज डैश एंजाइम, सेलुलोज एंजाइम। ये भी था कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज काज्ड बाय डैश, ज़ूफ्लैजिलेट्स, उसका मेंबर ट्राइपेनासोमा। ये भी था कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर्स व्हेन डैश, when merozoite kills the RBCs. Fertilization of Plasmodium gametes occurs in dash, human, mosquito, both of them. Answer was mosquito body only. And B. coli is found in dash, rats and pigs. इस एक टॉपिक से 7 MCQs थे। तो ये टॉपिक चूंकि काफ़ी इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, तो इंटरटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके फर्स्ट ईयर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे MCQs भी बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी one part of protesta called the animal like protest. Thank you so much. Allah Hafiz.